अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकॉनमी आपका होस्ट आमिर अली। जैसा कि आप देख रहे हैं, ड्यू टू द गल्फ वॉर, ये जो जिसे मिडल ईस्ट वॉर कहते हैं, इसने तकरीबन पूरी दुनिया के और बहुत सारे मुल्कों को अपने साथ इंगेज कर लिया है। बिकॉज ऑफ द पेट्रोल प्राइसेस क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, देयर आर मैनी थिंग्स विच आर एफिलिएटेड विद द पेट्रोलियम। और ये सारा एक सिनेरियो ऐसा है कि जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक अच्छा खासा धचका दिया है, जिसमें स्टॉक एक्सचेंजेस ऑलमोस्ट क्रैश कर रही हैं, यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पे नीचे आ रही हैं। ये एक सिनेरियो है जिसे मैं कहता हूँ प्री वॉर या वॉर सिनेरियो, और इसके बाद एक पोस्ट वॉर सिनेरियो हो सकता है, जिसमें हमने आज बात करने के लिए वेरी रिस्पेक्टेबल हमारे साथ हफीज़ पाशा साहब मौजूद है। पाशा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। Sir, welcome to our show and thank you for giving us a time. जी जी गो अहेड। सर, सबसे पहला क्वेश्चन एज यूजुअल के गवर्नमेंट थोड़ी सी इस तरह नहीं लग रहा जैसे कि किसी उबहम का शिकार है कि 2 दिन पहले पेट्रोल की प्राइसेस को 60-70% तक बढ़ा दिया गया एंड फिर ओवरनाइट एक रिएक्शन और उसके बाद फिर इसको नीचे लाया गया। तो ऐसा नहीं है क्या गवर्नमेंट को इस रिएक्शन का पहले पता नहीं था कि अवाम की तरफ से इतना बड़ा रिएक्शन आ सकता है और ये पूरे सिस्टम को एक डैमेज कर देगा? जी बिल्कुल, आप भी मुनासिब कह रहे हैं। बात यह है कि जब पहला अनाउंसमेंट आया था, उसके नतीजे में अब आप ये सोचिए कि पेट्रोल की कीमत 266 से बढ़कर तकरीबन 460 रुपए तक प्रोग्राम था ले जाने का। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि हाई स्पीड डीजल ऑयल की कीमत को भी 281 से बढ़ाकर तकरीबन 336 तक ले जाने 520 तक ले जाने का प्रोग्राम था। ये इस इजाफा जो है तकरीबन दोनों को मिला लें तो 80% इजाफा एक वक्त पे ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ है। और इसको बर्दाश्त करने के लिए हमारे जो मुल्क के बाशिंदे हैं वगैरह, वो कि कैसे कैसे इसको इतना सडनली एक वक्त पे इतना बड़ा बोझ बर्दाश्त कर लें। इसको सलीके से लाना चाहिए था, इसलिए कि एग्जिस्टिंग स्टॉक्स हमारे पास 1 महीने के मौजूद हैं, तो इसको स्प्रेड ओवर करना था और सलीके से आगे ले जाना था। मेरा ख्याल ये है कि जब एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुनासिब स्टेप लिया है कि जो पेट्रोलियम लेवी जिसको बढ़ाकर 160 रुपए पर लेके चले गए थे उस पे पेट्रोल पर, उसको वापस 80 रुपए पे लाया है, ताकि कीमत जो है वो फिर से कम हो जाए। बनिस्बत 460 के लगभग करीब अब ये 380 के करीब है। तो ये एक मुनासिब स्टेप है। अब ये देखना है कि जो रिलीफ के मुख्तलिफ तरीके बताए गए हैं वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होते हैं। सर, ये तो बिल्कुल ठीक है। इन द पास्ट जब हम सुनते थे कि जी FPR इज रनिंग शॉर्ट विद इट्स टारगेट, तो बाज़ औक़ात मैं देखता था कि गवर्नमेंट क्या करती थी कि 2-4 रुपए 5 रुपए जो है ना वो पेट्रोल की प्राइस बढ़ा के उस डेफिसिट को शायद कंपनसेट करने की कोशिश करती थी या पूरा करती थी। अभी रिसेंटली भी एक खबर है कि पाकिस्तान के जो FPR अपने टारगेट से 660 बिलियन रुपीस ऑलमोस्ट जो है वो डेफिसिट में जा रहा है। तो क्या ये ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे आपने लेवी को कहा कि 160 से 80 कर दी, लेकिन अगर ये 160 ही रहती तो ये गवर्नमेंट कुछ ऐसा नहीं करती कि अपने उन डेफिसिट्स को कवर करने के लिए वो लोगों पे इसे मैं इनडायरेक्ट टैक्स की मद में लाना चाहूँगा, इसके बारे में आपकी राय चाहिए। देखिए, आपको शायद सुन के कुछ हद तक हैरत होगी कि पेट्रोलियम लेवी एक तरह से एक टैक्स है, और इसको इसलिए लाया गया था ज़्यादा कि जो सेल्स टैक्स के निज़ाम में तब्दीली लाकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को पेट्रोलियम लेवी के तहत लाकर जो डिविजिबल पूल है रेवेन्यूज़ का, प्रोमिसेस के साथ जो शेयर होता है, उसको कम कर दिया जाए। और यही हुआ। आज की पोजीशन ये है, आपको सुन के शायद कुछ हद तक हैरत भी होगी कि सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमारे सारे सवों से अशिया जो हैं उसमें
प्रोडक्ट ग्रुप जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, 30% से ज्यादा रेवेन्यू वहां से हासिल हो रहा है एक प्रोडक्ट ग्रुप से, और उसमें ज्यादातर पेट्रोल। तो ये हाल है आपका कि आपने इतना कंसंट्रेशन कर दिया है पेट्रोलियम लेवी पर, और उसके अंदर पेट्रोलियम लेवी में खास तौर पे पेट्रोल पर। ये नामुनासिब पॉलिसी है। आपको बोझ जो है उसको फैलाना चाहिए, और कोशिश ये होनी चाहिए कि जो इजाफा आप चाहते हैं रेवेन्यूज में, वो डायरेक्ट टैक्सेस से हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस से ना हो। सर और आपको ये गारंटी करना चाहिए कि पेट्रोलियम लेवी जो कि सेल्स टैक्स से निकाला गया है, वो 18% से उसका रेट ज्यादा नहीं होगा। ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो वायलेट किए गए, और शुक्र है कि कल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने लेट नाइट रिवर्स कर दिया जो इंस्ट्रक्शंस पहले दिए गए थे। सर ये पहली दफ़ा वाकई ये मेरे लिए भी एक न्यूज़ है कि किस तरीके से सेल टैक्स को बैलेंस करने के लिए ये लेवी का सिस्टम लाया गया। हालांकि सिस्टम वही होना चाहिए था, और जैसे पाशा साहब आपने फरमाया कि डायरेक्ट टैक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे मुल्क की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि बहुत सारे टैक्सेस हैं इनडायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब कभी भी वो नहीं होता कि आप अपनी जीडीपी के अगेंस्ट अपने टैक्सेस की रेशो को बढ़ा सकें। आज भी बड़ी किसी सिंगल डिजिट में ही हम उसमें ट्रैवल करें। सर पाशा साहब, एक बहुत बड़ी तादाद तो पेट्रोल की ऐसी भी है जो ऑलमोस्ट कंसिडर किया जा रहा है 1 लाख बैरल प्लस जो पाकिस्तान लोकली प्रोड्यूस करता है। तो ये जो प्राइसेस बढ़ती हैं ये तो इंटरनेशनली बढ़ती हैं, तो वो कंपनसेटिव प्राइसेस वो भी तो होती हैं जो कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। तो क्या गवर्नमेंट उसमें भी एक जो है वो इनिशिएटिव बढ़ाना शुरू कर देती है? जी जी बिल्कुल, एक ही टैक्स होता है। जो प्रोडक्शन हमारे फैक्ट्रियां करती हैं क्रूड इंपोर्ट करके और उसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है, तो वही निज़ाम बिल्कुल पेट्रोलियम लेवी का मौजूद इस वक्त पाकिस्तान में है। एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम डेवलप किया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जब टैक्स इतना बढ़ाया था, आपको तो हैरत होगी सुन के कि 2 साल में पेट्रोलियम लेवी की रेवेन्यू 2 गुना हो गई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसकी वजह से अब आप ये देखिए कि अब खतरा ये मौजूद हो गया है कि जबकि पेट्रोल की कीमत 40% से ज्यादा बढ़ गई है, कम होने के बावजूद पेट्रोलियम लेवी, और आपका हाई स्पीड डीजल जो है वो 85% बढ़ चुका है। तो अब आप ये सोचिए कि अफरात ज़र जो है, अशिया जो है, खाने पीने के आइटम्स में क्या हशर होने वाला है। सर और ये ऑलरेडी हमने कहा कि सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है वो इस ऑलरेडी बता रहा है कि अफरात ज़र की रफ्तार बढ़ना शुरू। सर ये और इन्फ्लेशन आपने जो हाईलाइट किया, इट इज़ ऑल्सो इन माई टारगेट, लेकिन इसकी तरफ बढ़ने से पहले एक और चीज़ ऐसी है जो मैं आपकी ऑब्जर्वेशन लेना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में 16वें 17वें ग्रेड से बहुत सारे ग्रुप में सिविल सर्विस में बहुत सारी इतनी अशराफिया है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की सिविल ब्यूरोक्रेसी है। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं जिनकी तनख्वाह अच्छी खासी है, लाखों रुपए में तनख्वाह है, लेकिन उनको इंसेंटिव है 200 लीटर पेट्रोल का, 400 लीटर पेट्रोल का, इससे भी ज़्यादा है। और वो हर एक तबके में मौजूद है, यहाँ तक कि जुडिशरी में भी मौजूद है, इस्टेब्लिशमेंट में भी मौजूद हैं। तो वो तमाम लोग जिनको हम मुफ्त में पेट्रोल दे रहे हैं और मुसलसल देते जा रहे हैं, क्या गवर्नमेंट ने एक दफ़ा ये नहीं सोचा कि ये जो हम इतना पेट्रोल मुफ्त में बांट रहे हैं इस पे भी हमें कुछ देखना चाहिए? यकीनन देखिए, मेरे ख्याल से हुकूमत ने कोटा जो है उनको काफी कम किया है, और हमें उम्मीद ये है, देखिए सब अगर आप पेट्रोल खर्चा सिविलियन और मिलिट्री हमारे इस्टेब्लिशमेंट के कंबाइंड देखें, तो अब मैं आपको क्या बताऊं, ये 500-600 अरब से भी ज्यादा है। सो आपने बता दिया वहाँ एक्चुअली, तो आपने एक खूबसूरत फिगर को हाईलाइट भी कर दिया। तो सर चले लेट्स सी स्टेप फॉरवर्ड के हम ये देखते हैं कि जो इन्फ्लेशन जिसकी आपने बात की, और आईएमएफ ने ये इंडिकेशन देनी शुरू कर दी है कि बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन वी हैव टू रेज आवर पॉलिसी रेट। ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, बड़ी मुश्किल 22% से करते करते
یہ 10.30 تک آیا تھا، اور وہ بھی ایک بہت بڑی سارے چیمبرز کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ جی پلیز اسے کم کیا جائے، جو کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید کہیں یہ سنگل ڈیجٹ میں آ جائے. تو آئی ایم ایف نے تو اس کو ریورس کرنے کا کہہ دیا ہے کہ جی آپ کا پالیسی ریٹ جو ہے وہ بڑھنا چاہیے. تو یہ کیسی خبر ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل میں، اس کے نتیجے میں ڈائریکٹلی ہمارے کنزیومرز پر اثر ہے، اور انڈائریکٹلی اشیاء کے ٹرانسپورٹ کاسٹ بڑھنے کی وجہ سے بے شمار آئٹمز کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے اور ہونے والا ہے. اب نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ یہ جو اضافہ کیا گیا ہے قیمتوں میں پیٹرولیم پروڈکٹ کے، خاص طور پہ آپ کے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل میں، اس کے نتیجے میں افراط زر کی رفتار جو 7% تھی، تقریباً 7.3% پچھلے مہینے، وہ اب بڑھ کے، مجھے افسوس سے کہنا پڑا ہے، ہمارا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ یہ کم از کم 16% تک چلے جائے، اور اس کے نتیجے میں کافی نقصان ہوگا لوگوں کو اپنے خرچوں کو برداشت کرنے میں. سر یہ تو ایک بڑی خوفناک خبر ہے، کیونکہ یہ انفلیشن ریٹ کو جس طرح یعنی آپ نے ڈیفائن کیا ہے، تو یہ تو پالیسی ریٹ کا ایک طرح سے ایک دوبارہ ایک طوفان آ جائے گا. پورا انڈسٹری تو پہلے ہی بڑی بیچاری پریشان ہے، تو اگر یہ پالیسی ریٹ پھر بڑھ گیا تو یہ تو ایک اٹ کین بی اے ڈیزاسٹر فار دا انڈسٹری. بات دراصل یہ ہے کہ کور انفلیشن میں یہ چیزیں کم دیکھی جاتی ہیں. امید یہ ہے کہ کور انفلیشن جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹ میں تو چلے جائے گا، اور مجبوراً اسٹیٹ بینک کو آنے والے ہفتوں میں کچھ بڑھانا پڑے گا پالیسی ریٹ میں. ہماری بس توجہ اس بات پہ ہونی چاہیے کہ یہ زیادہ سے زیادہ 10.5 سے بڑھا کر 1-2% آگے لے جائیں، اس کے آگے نہ لے جائیں. اللہ کرے جیسا آپ نے کہا ہے، وی اسٹل ایکسپیکٹ کہ اس سے زیادہ ایسا نہ ہو، ورنہ واقعی پھر ایک مہنگائی کا طوفان جو بڑی مشکل تھوڑا سا کم ہوا تھا وہ دوبارہ بڑھ جائے گا. سر ہم اگر ابھی ریسنٹلی دیکھیں تو پاکستان کے فارن ریزروز، جسے سو فار یہ کہا جا رہا ہے فرام لاسٹ 2.5 ایئر اور 3 ایئر، ٹھیک ہے، آئی ایم ایف نے بھی ایک ٹارگٹ دیا کہ پاکستان جو ہے وہ جون تک اپنے فارن ریزرو جو ہے وہ $18 بلین تک لے جائے گا. آفیشیلی بائی دا اینڈ آف دا ایئر $20 بلین ہوں گے ود دا اسٹیٹ بینک. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا اسٹیٹ بینک، ناٹ اباؤٹ دا کمرشل بینکس. اگر یہ سب کچھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے فارن ریزروز بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ جو ایک دم سے یو اے ای نے ہمیں یہ کہا کہ وی کی ناٹ کنٹینیو اے کوآپریشن وتھ یو، تو یہ اس کے بارے میں کچھ آپ ہمیں بتائیے کہ اس کا کوئی ایک امپیکٹ، امیجیٹ امپیکٹ کیا آئے گا؟ بات دراصل یہ ہے کہ آپ، اب کیا بتاؤں آپ کو کہ اس وقت $16.5 ارب کے لگ بھگ ہمارے ریزروز ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ $2 سے $2.5 ارب ہمیں یو اے ای کو واپس کرنا پڑے، اس لیے کہ یو اے ای کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے جنگ کی وجہ سے. شاید ان کی لیکوڈیٹی کچھ پرابلم ہو گئی ہو، اور ان نے 1 ہی مہینے کے لیے ایکسٹینشن دیا تھا، تو اب واپس شاید ہمیں دینا پڑے، تو ریزروز میں کچھ کمی آئے گی. اس سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ آپ کے جو درآمدات ہیں پیٹرولیم پروڈکٹس کی اور کروڈ آئل کی، اس کا بل جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گا، بہت بڑھ جائے گا، تقریباً $1 ارب ہر مہینے. اب آپ یہ سوچئے کہ اگر یہ قیمتیں جاری رہیں اگلے 6 مہینے اور اس سے بھی زیادہ، تو خدا نخواستہ آپ کا جو درآمدات کا بل ہے وہ کم از کم $6 ارب زیادہ ہو جائے گا، اور یہ سارا آپ کو فائنینس کرنا پڑے گا فرام یور ریزروز. تو ریزروز کہیں خدا نخواستہ پھر سے کہیں سنگل ڈیجٹ پہ نہ آ جائیں، جس طرح 2023 میں ایسا ہوا تھا. تو یہ شوق جو ہے جنگ کا، یہ امپیکٹ اس کا ہمارے تجارتی خسارے پر ضرور ہونے کا خطرہ موجود ہے، اور اس کے نتیجے میں ریزروز کم ہونے کا بھی واضح طور پر
खतरा मौजूद। डॉक्टर साहब, यही वो मेरा खदशा था जिसको आपने थोड़ा सा एलिब्रेट किया है कि अगर ऐसा होना शुरू हो गया तो पाकिस्तान के फॉरेन रिज़र्व जिसे आज हम कह रहे हैं 18-20 बिलियन तक हम ले जाएंगे, तो इस पे कोई अल्टीमेटली कोई ऐसा कैप ना आ जाए जिसकी वजह से हम खुदा न खास्ता दोबारा स्टैग्नेंट होना शुरू हो जाएं अपनी इकॉनमी के हवाले से। इसके साथ ही डॉक्टर साहब, आज एक ख़बर और भी गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान ने यूरो बॉन्ड्स की पेमेंट करनी है, दैट इज़ ऑल्सो $1.3 बिलियन। और मैंने इन द पास ये देखा है कि पाकिस्तान ने नॉर्मली अपने बॉन्ड्स की पेमेंट टाइम से कर दी है, कभी उसमें डिले नहीं आया। तो अगर हमने यूएई को भी $3.45 बिलियन वापस करना है, बिसाइड दैट हमने $1.3 बिलियन फॉर यूरो बॉन्ड, एक और प्रेशर है। यानी एक बड़ी छोटी सी इकॉनमी जो बड़ी मुश्किल से रिवाइवल की तरफ चल रही है और उसके ऊपर पेमेंट्स के इतने बड़े बर्डन है, तो क्या ये उसके साथ हम क्या करेंगे? हाउ वी वुड सर्वाइव? देखिए, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये खतरा तो मौजूद हैं, मगर ये ऐसे कमिटमेंट्स हैं जो हमें ऑनर करना है। और बात यह है कि एक और नया खतरा पैदा हुआ है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो हमारे मिडल ईस्ट के ममालिक हैं वो हमारे रेमिटेंसेस के सबसे बड़ा सोर्स थे और हैं। तकरीबन 55% रेमिटेंसेस यानी कि 22-23 अरब डॉलर वहाँ से आता है, हमारे वर्कर्स वहाँ से भेजते हैं। अब जबकि वहाँ रिसेशन हो जाएगा, प्रोडक्शन कम, एक्सपोर्ट कम वगैरह वगैरह, तो ख़तरा यह मौजूद है कि वहाँ की इकॉनमीज रिसेशन में चली जाएंगी, ख़ास तौर पे यूएई वगैरह। तो उसके नतीजे में कहीं वर्कर्स की डिमांड कम हो गई तो हमारे कहीं वर्कर्स डिस्प्लेस ना हो जाएं और खुदा न खास्ता उसके नतीजे में हमारे रेमिटेंसेस भी कम हो जाएं। तो ख़तरात जो हैं बेपनाह बढ़ गए हैं। तो इससे मैं वो जो सिनारियो जो डिस्कस किया था, जो मैंने इंट्रो में कहा था अपने कि एक पोस्ट वॉर सिचुएशन हो सकती है, और आपने उसी एरिया को आइडेंटिफाई किया कि पोस्ट वॉर सिचुएशन में ये भी चीज़ें हो सकती हैं कि वो जो रेमिटेंसेस पाकिस्तान में, जैसे अपने 22-23 बिलियन डॉलर जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, हम अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू पे आवर बिल्स, जो हमारी जो इंपोर्ट के बिल्स हैं वो भी अदा नहीं कर पाएंगे। तो ये तो एक शदीद किस्म का झटका है। लेकिन इसके साथ एक न्यूज़ मैंने जो है रिसेंटली देखी, मेरी नज़र से गुजरी, मैं कुछ आपकी ऑब्जर्वेशन चाहता हूँ। एक अखबार में लिखा था कि पाकिस्तान ने पिछले चंद माह में $24 बिलियन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ओपन मार्केट से बाय किया है। क्या ये वाकई बाय किया गया या इसके पीछे क्या रियलिटी है, और अगर बाय किया गया तो क्यों किया गया, और उसके बावजूद फिर डॉलर की प्राइस शेक क्यों नहीं हुई? मैं इस पे इसलिए जवाब नहीं दे पाऊंगा कि ये जो इजाफा आप कह रहे हैं से परचेसेस का डॉलर के, ये हमारे फॉरेन करेंसी, हमारे रिजर्व्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये पैसा कहाँ गया, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। आपको यकीनन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से पूछना पड़ेगा। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। लेकिन चले हम क्वेश्चन को एक और साइड पे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी भी मुल्क के पास रीढ़ की हड्डी है। हम जब भी पिछले 10 साल का डाटा अगर मैं देखता हूँ तो मुझे तो कभी $2 बिलियन भी क्रॉस करते हुए नज़र नहीं आता, और वो भी ज़्यादातर इन्वेस्टर वो होते हैं जो पाकिस्तानी होते हैं, कैनेडियन नेशनल होते हैं, यूके नेशनल होते हैं, अमेरिकन नेशनल होते हैं। वो वाया आके कहते हैं जी ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ गई। सर अगर आप इंटरनेशनली देखें तो वहाँ पे तो बहुत ह्यूज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर भी इन्वेस्ट किए गए हैं इस सिनेरियो में। तो पाकिस्तान की क्या ऐसी पॉलिसी है कि हमारे यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वैसे नहीं आ पा रही? बात दरअसल ये है कि कुछ अर्सा पहले ये बात भी मजबूरन कहना पड़ा था कि जो इस वक्त मल्टी नेशनल कंपनियां पाकिस्तान में हैं, उनमें से काफ़ी कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर जाना शुरू कर दिया था और है। ये बहुत ही नेगेटिव इंडिकेटर है। नया पैसा तो छोड़िए, पुराना पैसा ही छोड़ के जा रहा है। तो अब ये है कि पाकिस्तान, हो सकता है कि ईरान अगर पीस हो जाए और ईरान एक नॉर्मल कंट्री बन जाए विदाउट सैंक्शंस,
تو ہو سکتا ہے کہ مل جل کر ہم بہت سے پروجیکٹس کر پائیں گے، اور خاص طور پہ جو انرجی کی سپلائی ہے، گیس کی خاص طور پہ، اور پھر بجلی کے سپلائی کے لیے بھی ہم ایران کی طرف جا سکتے ہیں، اور اس سے کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ بس اب یہ دیکھنا ہے کہ جنگ کم ہو، ختم ہو، اور دوسری طرف ایران کی حیثیت ایک نارمل ملک کی طرح بن جائے اور سینکشنز ختم ہو جائیں۔ آپ کا شکریہ، تھینک یو۔ سر جی تھینک یو، یہ آپ نے بالکل صحیح انڈیکیٹ کیا، لیکن جس چیز نے مجھے تھوڑا سا سرپرائز کیا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ وہ کمپنیز پاکستان سے بھاگ گئی ہیں یا چھوڑ گئی ہیں، چلی گئی ہیں۔ پراکٹر اینڈ گیمبل جیسی ایک انٹرنیشنل کمپنی، اتنا بڑا برانڈ، 26 کروڑ کی پاپولیشن، اس کی کسٹمر، اور وہ یہاں سے کام بند کرتی ہے، اور بند کر کے وہ اپنا سسٹم وائنڈ اپ کرتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ دس از اے ویری الارمنگ سچویشن، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس کی وجہ سے پاکستان میں خاصی پرابلم آ سکتی ہیں فار دا نیو انویسٹرز۔ سر، ہم جب بھی اکانومی پہ بات کرتے ہیں تو سی پیک از آلویز ون آف آور ٹاپک۔ فیز 1 جسے کہا گیا G2G آلموسٹ کمپلیٹڈ، ٹھیک ہے، یہ کمپلیٹ ہو گیا، بٹ ہاؤ اباؤٹ دا سی پیک فیز 2 جسے میں چائنیز کے منہ سے سنتا ہوں تو دے نارملی سے سی پیک فیز 2.0، یعنی 2.0 کا میں اگر ڈپلومیٹک مطلب لوں تو شاید 2.5 یا 3 بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ جو سی پیک فیز 2 ہے، ہاؤ وی کین ایکسپیکٹ کہ ہمارے ملک میں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے؟ بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان کو بڑے مشکل حالات سے نکالنے کا ایک بہت بڑا کارنامہ چائنا کا ہے، اور ہمیں چائنا کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور وہ کیا ہے کہ 10 سال سے کچھ زیادہ پہلے ہمارے یہاں لوڈ شیڈنگ کا پیمانہ جو تھا وہ حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا، شارٹیج بہت ہو گئی تھی بجلی کی۔ چائنا نے سی پیک کے تھرو اپنی کمپنیاں کو لے آئیں پاکستان میں، اور ماشاءاللہ 8,000 سے تقریباً 10,000 کیپیسٹی جو ہے میگا واٹس کی، انہوں نے انویسٹمنٹ کیا ہے پاکستان میں، اور آج پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے پاس سرپلس الیکٹریسٹی ہے۔ تو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے چائنا کا، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو افسوسناک بات ہے کہ جو کمٹمنٹس ہمارے پیمنٹس کے ہیں چائنیز کمپنیز کو، تقریباً 2 سے 2.5 ارب ڈالر وہ پینڈنگ ہیں، اور چائنا ڈزنٹ لائک دس کائنڈ آف بیہیویئر۔ چائنا صاف ستھرا بزنس کرتا ہے اور بالکل رولز کے تحت کرتا ہے، تو یہ جو پینڈنگ پیمنٹس ہیں، اس سے اب فارن انویسٹمنٹ چائنا سے نہ ہونے کے برابر ہو چکا ہے۔ سو میں آپ کی بات سے بالکل سمجھ گیا ہوں کہ بینگ اے بزنس نیشن، اور ان کی ایک کمٹمنٹ تھی، اور وہ کمٹمنٹ اگر کہیں پہ اون نہیں ہو رہی تو وہ سیکٹر ہے پاکستان کے، جہاں پہ ہمیں، جیسے آپ نے ایک فگر دی، آلموسٹ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ فگر ہی ہے، اور اس فگر کے مطابق ہم اپنے وہ تمام وعدے فلفل نہیں کر پا رہے، جبکہ ہم یعنی پروڈکشن میں وی آر گوئنگ ٹو بی اوور دین دا کیپیسٹی دیٹ وی نیڈ۔ اس کے باوجود دیکھیں پاشا صاحب، انڈسٹریلسٹ کی ایک پریشانی یہ ہے کہ انڈسٹریلسٹ کو آج بھی بجلی اس ریٹ پہ مل رہی ہے، وہ ضائع ہوتی جا رہی ہے یا پتہ نہیں کہاں ڈرین ہو رہی ہے، کیپیسٹی پیمنٹس بھی ہوتی جا رہی ہیں، لیکن اس پاور کو سبسیڈائز پرائز پہ انڈسٹری کے ساتھ انگیج نہیں کیا جا رہا جہاں سے امپلائمنٹ جنریٹ ہونی ہے۔ دیکھیے ماشاءاللہ مجھے اس وقت مجبوراً پروگرام سے جانا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ میرا ایک کمٹمنٹ ہے میرے شاگردوں کے ساتھ۔ تو آپ نے اچھا خاصا بہت کمپریہنسو پروگرام کیا ہے، آپ کا شکریہ، اور آگے چل کے بھی ہم آپس میں کمیونیکیشن کرتے رہیں گے۔ تھینک یو۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ We have to go for a short break. We will be right back. Stay with us in our program Diplomatic Economy with Amir Ali.